नमस्ते। कहते हैं महाभारत में तमाम रिश्तों के बारे में जिक्र हुआ है। उनमें से एक रिश्ता है गुरु शिष्य का रिश्ता। चलिए उन गुरु शिष्य के रिश्ते में से दो रिश्तों की बात करते हैं महाभारत से। पहला, एकलव्य। एकलव्य जंगल के राजा हिरण्यधनु के बेटे थे। वो निषाद समुदाय से थे। निषाद एक पिछड़ी जाति, एक बैकवर्ड कम्युनिटी मानी जाती है। एकलव्य को गुरु द्रोण ने शिक्षा देने से मना कर दिया। उनसे उनके अंगूठे की मांग रखी ताकि वो भविष्य में भी तीरंदाजी ना कर पाए। दूसरी कहानी कर्ण की। कर्ण जिन्हें अधिरथ ने गोद लिया था। अधिरथ एक ऐसे समुदाय से थे जिन्हें सारथी बनने का हक था, रथ चलाने का हक था, पर तीरंदाजी करने का नहीं, धनुष बाण चलाने का नहीं। जब कर्ण की स्किल या उनका जो टैलेंट था धनुषबाजी का, उसे जब भीष्म ने देखा, उन्होंने कहा कि बहुत बेहतरीन है, परंतु परंपरा के खिलाफ जाएगा अगर इन्हें आर्चरी या तीरंदाजी सिखाई गई तो। परंपरा के नाम पर, धर्म के नाम पर बहुत बार चीजें देने से इनकार किया गया है। पिछड़े समुदायों को, दलितों को, पसमंदा मुसलमानों को, आदिवासियों को। ये गुरु शिष्य का रिश्ता था। इस गुरु शिष्य को रिश्ते को समझने के लिए शायद एकलव्य या कर्ण आगे चल के बहुत बड़े गुरु नहीं बन पाए। ऐसा ही कुछ गुरुओं के साथ हमारे देश में आज हो रहा है। इस चीज को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं दो एक्सपर्ट्स, डॉक्टर रितु और डॉक्टर लक्ष्मण यादव। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर रितु दौलत राम कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ाती थी। वो सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत बड़ी स्कॉलर है। रूटेड अंडरस्टैंडिंग है उनकी एट्रोसिटीज, दलित और कास्ट को लेकर। और डॉक्टर यादव हिंदी के प्रोफेसर हैं जाकिर हुसैन कॉलेज में। उन्होंने एमए किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हिंदी में, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उसमें, और तमाम मुद्दों पे जो सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस पे प्रबल तरीके से बोलते आते हैं अपने सोशल मीडिया पे और भी तमाम प्लेटफॉर्म्स पे। थैंक यू आप दोनों का जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू। तो मैं बिना ज्यादा वक्त जाया किए एक्चुअली डॉक्टर रितु सबसे पहले आपके पास आती हूँ। आज हम एक बहुत जरूरी मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो आपसे जुड़ा हुआ है सबसे पहले, और आपसे जुड़ के हम आगे जाएंगे उस पे, वो कहाँ जाता है। ये हुआ क्या एक्चुअली में आपके साथ अभी पिछले दिनों में जो बहुत बड़ी बात बन गई, आपके साथ एक अन्याय हुआ एक तरह का, आप थोड़ा उसको समझाएंगे मेरे और मेरे दर्शकों के फायदे के लिए। देखिए, मैं समझा तो दूं आपको, लेकिन मैं खुद भी समझ ही रही हूँ अभी कि ये हुआ क्या है। पता तो ग्राउंड लेवल पे सब चीजें हमें होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पता होती, आप सिस्टम में रहते हो। स्पेशली मेरा पीएचडी जो रिसर्च है वो इसी पे है। जो आज मैं फेस कर रही हूँ वो मैं 4 साल पहले लिख चुकी हूँ अपने रिसर्च। लेकिन समटाइम्स आपको लगता है कि नहीं, हमारे पास फ्रीडम है बोलने का, तो हम बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। मे बी पीपल विल अंडरस्टैंड, सोसाइटी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हमें देखेगी तो उनको लगेगा नो थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। रियलिटी जो नीचे ब्लैंकेट कवर जो है वो हम लोगों को सबको मालूम है। लक्ष्मण सर भी अपनी बात अन्य तरीके से सोशल मीडिया पे रखते रहते हैं, वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट। लेकिन हमें लगता था कि चलो ठीक है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा राइट है थॉट, उसकी हमें इजाजत है, हम अपनी बात खुल के रख सकते हैं। लेकिन जो आज हुआ है मेरे साथ, ये एक बोलने की सजा है। आप अपनी बात को खुले से रखें पब्लिक में, और अपनी और जिस तरीके की मैं बातें रखती हूँ, देखिए मेरा कुछ भी छिपा नहीं है। अगर कोई चीज झूठ होती है तो आपको छिपाने की जरूरत होती है। आई थिंक आई स्टैंड विद द ट्रूथ, और मेरे पास जो सच्चाई है वो इट्स आउट देयर इन पब्लिक, इट्स आउट देयर इन यूट्यूब, इट्स आउट देयर इन मेरे फेसबुक पेज पे, मेरी फेसबुक वॉल पे, सब कुछ है वहां पे। लेकिन इस बोलने की सजा इतनी बड़ी मेरे लिए रहेगी, मैंने भी नहीं सोचा था कि जब मैं 2019 5 अगस्त 2019 से इस कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। उससे पहले मैं स्कॉलर थी। मैंने अपना पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से ही किया है। तो जब मैंने ये कॉलेज ज्वाइन किया और उसके बाद जैसे ही कॉलेज में पढ़ाया, सब चीजें बहुत अच्छी चल रही थी। सारी चीजें मतलब एक अच्छे लेवल पे, टीचर और स्टूडेंट के जो रिलेशंस है वो भी बहुत अच्छे चल रहे थे। कभी भी कोई चीज ऐसे देखने को नहीं आई। प्लस मैं एक पब्लिक एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ मैं, और उस सोसाइटी का जो भी मुद्दा रहता है, चाहे वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज का मुद्दा हो, कोई भी इस तरह की जो सरकार की ऐसी कभी नीतियां रही हों जिनका मुझे लगा है कि विरोध करना है, ये चीज सही नहीं है, चाहे वो कभी SC/ST एक्ट से रिलेटेड, चाहे रोस्टर मूवमेंट से रिलेटेड था, चाहे वो किसी भी चीज का रिजर्वेशन से रिलेटेड था,
तो मैं हमेशा सामने आके उन चीजों का विरोध किया है और कुछ चीजें हमारे हक में भी वापस आई है, जैसे 200 पॉइंट रोस्टर की एग्जांपल ले लीजिए आप। तो इस तरह से जब भी आप सोशल फेस है तो आप मीडिया में बोलते हैं, लेकिन आपका बोलना किसी को इतना अखरता है कि ये बोलने की इस तरह की सजा मिलती है कि आपकी लाइफ के साथ साथ आपके लाइवलीहुड को कोई इस तरह से छीनेगा, उसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूँ। अगर बात करते हैं कि आज जो मेरे जिस कॉलेज में मैं पढ़ाती हूँ, वहाँ की जो प्रिंसिपल हैं, वो क्लेम करती हैं मुझ पे ये, सबसे पहले जब मैं गई, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ, जब मैं कॉलेज में 10 अगस्त को गई, क्योंकि अभी नॉर्मल टाइम नहीं, आप सब जानते हैं पैंडेमिक के कारण कॉलेज जो इस बारी है यूनिवर्सिटी वो लेट खुली 10 अगस्त को, राइट। पहले ये यूजुअली आई थिंक लक्ष्मण सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जुलाई में खुलता था, क्योंकि आई एम नॉट वेरी न्यू टू दीज थिंग्स, क्योंकि मेरे को 1 ही साल हुआ अभी पढ़ाते। तो 10 अगस्त को इस बारी खुली, तो जो 10 अगस्त में मैं सुबह सुबह जाती हूँ, 11 बजे पहुंच गई हूँ मैं। अपना हमारे क्या रहता है, एक प्रोसेस रहता है कि जब हम जाते हैं तो हम टीचर इंचार्ज से अपनी ज्वाइनिंग साइन करवाते हैं। 9 अगस्त को हमारे टीचर इंचार्ज का व्हाट्सएप मैसेज आता है कि आप इस तरह से ऑनलाइन ज्वाइनिंग भेज दीजिए हमें, मैं फटाफट आप सबकी फॉरवर्ड, हम 5 एड हॉक है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो आप सबकी ज्वाइनिंग में यहीं से फॉरवर्ड करके दे देती हूँ। तो वी वर लाइक ओके मैम, थैंक यू सो मच, जैसा भी एक प्रोसेस रहता है हम आपको भी लिख के भेज देते हैं। इतनी देर में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल का ऑफिशियल ग्रुप पे मैसेज आता है, नो एवरीवन हैज टू कम इन पर्सन देयर फॉर द ज्वाइनिंग। लाइक हमें लगा कि ठीक है कि पैंडेमिक में हमें नहीं पता था बुलाएंगे, बट ठीक है कोई प्रोसेस होगा दैट वी ऑल नीड टू फॉलो। तो हमारे एक टाइम बांध दिया स्लॉट्स वाइज ताकि क्राउड ना हो, तो हम उस टाइम पे गए। हमारा टाइम था 11:30, मैं 11 बजे वहां पहुंची। मैंने अपनी टीचर इंचार्ज को 11:15 पे फोन किया कि आप आ रही हैं? हाँ, मैं ऑलरेडी यहाँ हूँ। मुझे गलती लगी थी कि 11 बजे जाना या 11:30। तो मेरी टीचर इंचार्ज आई, फर्स्ट हैंड पे मैं वहां थी, सबसे पहले मेरा ज्वाइनिंग उन्होंने साइन किया है, सबसे पहला ज्वाइनिंग जो साइन किया वो मेरा ज्वाइनिंग था। उसके बाद वो बोल रहे थे कि तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं, बाकी एडहॉक्स कहाँ पे हैं। तो इतनी देर में बाकी टीचर्स भी आ गए, प्रोफेसर जो भी थे वो लोग आए, तो उनका भी ज्वाइनिंग साइन हो गया। सब खुशी खुशी से सब ज्वाइनिंग साइन हुआ। अभी अभी कुछ कुछ लोगों की, मेरी ही कलीग हैं, उनका क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई थी तो उनको टाइम लग रहा था, तो टीचर इंचार्ज थोड़ा सा ये भी हो रही थी कि जल्दी करो, रुकना नहीं है कोरोना के टाइम पे बाहर। तो उस वजह से मुझे शायद मौका मिल गया। मैं जैसे ही अपना अंदर देने के लिए जा रही थी, हमारे वहां क्या है, परमानेंट का रजिस्टर और एडहॉक का रजिस्टर रखा जाता है, तो एडहॉक में साइकोलॉजी विभाग का जब मैंने खोला साइन करने के लिए अपना नाम, कि जहां ज्वाइनिंग जब आप देते हैं तो अब आप साइन करते हैं रजिस्टर में, तो आई वाज सरप्राइज्ड एज वेल एज शॉक टू सी कि मेरा नाम उसमें नहीं है। 4 एडहॉक्स का नाम है, मेरा नाम नहीं। एंड होता ना, आपको आप प्रिपेयर नहीं हो किसी चीज के लिए, फिर भी मुझे लगा हो सकता है गलती होगी हो। मैं फटाफट से वहां के जो एओ है उनके पास गई, तो मैंने एओ से कहा कि सर ऐसे ऐसे है, मैं साइन करने की, मेरा नाम नहीं है। पहले आई थॉट कि मैं साइन कर देती हूँ, फिर मुझे लगा नो, आई शुड आस्क द रीजन कि ऐसा क्यों है, क्योंकि 4 लोगों का नाम यूनिवर्सिटी सॉरी कॉलेज ने चिपकाया हुआ है प्रिंट आउट निकाल के, और मेरा नहीं है। So he's like, your doctor Ritu. I said, yes, I'm Dr. Ritu. He's like, you will not get joining today. I was like, what? Is there any reason? Can you provide me with the reason? कि किस बेसिस पे सर मुझे ज्वाइनिंग डिनाई किया जा रहा है? I again emphasize is like, नहीं, there is no reason, बस you will not get joining. And sir, how come? आप बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप मेरा ज्वाइनिंग डिनाई कर रहे हैं, मेरी जॉब है, आप मेरा ज्वाइनिंग डिनाई करके मेरी जॉब ले रहे हैं, तो आपको मुझे कोई रीजन तो देना होगा। तो जैसे ही उन्होंने मुझे ये कहा, तो मैंने आगे से उनसे सवाल नहीं किया। वो मुझे कहते यू गो एंड टॉक टू द प्रिंसिपल, आई डोंट नो, प्रिंसिपल हैज टोल्ड अस आई थिंक 1 आवर अगो कि आपको ज्वाइनिंग नहीं देना। आई डायरेक्टली वेंट टू द प्रिंसिपल। जैसे मैंने उनका दरवाजा खोला तो वो बैठी हुई थी, तो मैंने मे आई कमेंट करके अंदर की, तो आई आस्क्ड हर सिंपली कि मैम क्या है ऐसा कि आई जस्ट गॉट टू नो फ्रॉम मिस्टर नायर एंड आई डिडंट सी माय नेम इन द रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, सो इट वाज क्वाइट अ शॉकिंग थिंग फॉर मी दैट मिस्टर नायर इज आल्सो सेइंग दिस कि यू विल नॉट गेट ज्वाइनिंग and he is not providing me with any reason. So may I know the reason if it's such is the case? Then वो कहती हैं, फर्स्टली पहला जवाब उनका आता है कि we don't have a workload. और मैं शॉक्ड होगी कि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं वर्कलोड नहीं है। देन मैंने मैम को कहा कि मैम आप कह रही हैं वर्कलोड नहीं है, लेकिन मुझे तो टाइम टेबल मिल चुका है। तो शी वाज लाइक, वो सोचने लगी, उनको समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। जब मैंने कहा कि मैम मुझे टाइम टेबल मिल चुका है, शी इज लाइक, फर्स्ट ईयर की क्लासेस अभी नहीं लगेंगे, हम नहीं दे सकते। तो मैंने फिर से कहा मैम मेरे पास 18 क्लासेस पर वीक का वर्कलोड है, 21 जुलाई को मेल के थ्रू, टीचर इंचार्ज के थ्रू मुझे टाइम टेबल आ चुका है। आप कैसे कह सकते हैं वर्कलोड नहीं है? ये मेरी ज्वाइनिंग लेटर मैंने दिखाया, मेरी टीचर इंचार्ज ने साइन भी कर दिया है, और आई थिंक उनको पता भी नहीं था कि मुझे वर्कलोड मिल चुका है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। थोड़ा सा इनसाइट्स जो आई डोंट वांट टू ब्रिंग इट
अभी इस लेवल जी पे, जी बट इनसाइट मुझे बहुत टाइम से मिल रही थी कि समथिंग इज गोइंग ऑन रिलेटेड टू माय एक्टिविज्म, रिलेटेड टू द काइंड ऑफ पर्सन आई एम। मैं सोशल मीडिया पे बोलती हूँ, तो जो इनसाइट्स मुझे आ रही थी वो ये आ रही थी कि देखिए एडहॉक हैं, क्योंकि मतलब इस चीज पे बाद में आएंगे, लेकिन मैं बता दूं आपको ये कि एडहॉक जो है, मुझे लगता है कि इतना वनरेबल है इस यूनिवर्सिटी में। ऐसी पोजीशन पे नहीं तो आपके पास अपनी आवाज है, आप अपने लिए बोल भी नहीं सकते हैं, लड़ भी नहीं सकते हैं। प्लस इफ यू आर एन एडहॉक कमिंग फ्रॉम अ दलित कम्युनिटी, इट्स अ बिग चैलेंज। अगेन इफ यू आर ए वुमेन, तो ये सबसे बड़ी मार है। आप एक ऐसे पिंजरे में हैं कि आप मतलब आप कभी ब्रीद ही नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप वुमेन होने के साथ साथ दलित वुमेन हैं, तो ये इसके ऊपर एक डबल ट्रिपल थ्रेट है। तो दिस इज व्हाट आई एम फेसिंग टुडे। बट मुझे लग रहा था, वो चीजें मेरे दिमाग में थी क्योंकि मुझे बहुत बार बहुत लोगों ने कहा था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं किसी ऐसे प्रिविलेज पोजीशन पे बैठे हुए इंसान से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि कोई इस तरीके का काम करेगा, क्योंकि मैं हमेशा सामाजिक मुद्दों पे बोलती आई हूँ और उन नीतियों का विरोध करती आई हूँ जो हमें अटैक कर रहे हैं, जिससे हमारा सर्वाइवल या हमारा इक्वल जो स्टेटस है सोसाइटी में वो मुश्किल में है। तो बहरहाल हुआ क्या, जब मैंने उनको ये कहा कि जब वो ज्वाइनिंग की वर्कलोड की बात कर रही थी, तो मेरे को उनको फिर समझ में आया कि अच्छा इसको वर्कलोड मिल चुका है। फिर उन्होंने दूसरा तर्क मुझे ये दिया कि मैं नहीं रख सकती। मैंने कहा मैम क्यों? अगर आप वर्कलोड की, मैंने दोबारा उनकी बात को स्ट्रेस किया कि वर्कलोड की बात है, तो कुछ दिन पहले आप डीआरसी ऑफिशियल ग्रुप पे लड़ रही थी एक बच्चे के लिए जिसका डिपार्टमेंट भी यहाँ पे नहीं है हमारे कॉलेज में, और आप कह रही हैं कैसे भी करके उसको रखो, वर्कलोड देना है। आगे से वो तर्क देती है आई विल गो आउट ऑफ द वे टू प्रोटेक्ट अ गुड कैंडिडेट, प्रोटेक्ट मैं एक कुछ भी करूंगी एक गुड। जब उन्होंने ये गुड वाली बात की तो मुझे वो गुड और बैड का डायनेमिक समझ में नहीं आया। आई अगेन आस्क्ड हर मैम, ये गुड और बैड का ऐसा क्या सीन है जो आप ये कह रहे हैं कि बैड कैंडिडेट, मतलब ऐसा बुरा मैंने क्या किया है, कैन यू प्लीज टेल मी, मुझे मेरी गलती तो बताइए कि आज इतनी बड़ी चीज हो रही है कि आप सीधे सीधे मेरा लाइवलीहुड पे क्वेश्चन आ रहा है, मेरी जॉब जा रही है। तो शी इज लाइक यू नो व्हाट यू हैव डन, आपने जो किया है आपको पता है, तो आई डोंट वांट टू से मच। तो मैं, बच्चों का बहुत नुकसान हो गया है और बच्चों की बहुत कंप्लेन्स है। एंड आई वाज शॉक्ड, बच्चों की कंप्लेन्स है, बच्चों का फीडबैक, कुछ उन्होंने ऐसे कहा। तो मैंने और ऑफ सडन मैम को बोला कि मैम ऐसी कौन सी कंप्लेन्स और कौन से फीडबैक है जो आज तक मेरे नोटिस में नहीं आया या मुझे नहीं पता है, 1 साल से मैं काम कर रही हूँ, और अगर फीडबैक की बात है तो हियर माय फोन इज इन माय हैंड, तो लेट्स गो विद इट मैम, आप मुझे दिखाइए, लेट्स सिट एंड टॉक। मैं आपको अपना फीडबैक दिखाती हूँ जो बच्चों का मेरे पास है, और आप दिखाइए कि क्या है। और हो सकता है मैं आपका आर्ग्यूमेंट बाय कर लेती हूँ जो आप कह रही हैं, क्योंकि वी कांट प्लीज एवरीवन। आई डोंट नो किसका क्या लेवल है या किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम हुई है, वो मेरे तक नहीं है। एज ए टीचर अगर मेरे तक बात आती या डिपार्टमेंट या किसी के भी थ्रू, तो मैं उसका सोल्यूशन रखती मैम, क्योंकि मेरे तक बात ही नहीं पहुंची है कभी भी पिछले 1 साल में। मेरे साथ ऐसा एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ, क्योंकि यूजुअली आप एक सेमेस्टर के बाद अगर रिव्यू करते हो तो आप उसको रिपोर्ट करो टीचर को, आप टीचर की कमियां बताओ, आप अगर बहुत ज्यादा कुछ केस खराब है आप मेमो इशू कर दीजिए, आप राइटिंग में ले लीजिए। दैट हैज नथिंग हैपेंड विद देन आई अगेन, जब मैंने उनको ये सारी चीजें बोली कि मेरे को कभी ये चीजें नहीं बता, शी इज लाइक आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दीज थिंग्स, क्लास में ये सब नहीं चलता, क्लास में भाषणबाजी एंड ऑल दो ये वो। तो मुझे वो चीज ना क्लिक कर गई। आई जस्ट रियलाइज कि मे बी नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू माय एक्टिविज्म, जैसे वो भाषणबाजी वाली बात है, बिकॉज आई हैव नेवर डन दैट इन माय क्लास, नेवर। मुझे नहीं लगता कि क्लास, ठीक है आप क्लास में किसी एग्जाम्पल के साथ किसी चीज को रखे बात की बात है, लेकिन आप क्लास में ये सब करने नहीं जाते। आपका एक टीचर और स्टूडेंट का बहुत अच्छा रिलेशन होता है, एंड आई कैन टेक प्राइड इन सेइंग माय स्टूडेंट नोज मी द बेस्ट, एंड मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। और जिस तरीके का फीडबैक आज मेरे पास है, एंड आई नो व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक आई हैव, दे आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। डीआरसी के बच्चे ब्रिलियंट बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो आपको जज करते हैं, उनको पता है टीचर कैसा है। और हमेशा हम टीचर का तुलना हमेशा फीडबैक से क्यों की जाती है, ये मुझे नहीं पता। अगर टीचर के लिए, आप एडहॉक टीचर के लिए, और पूरे दौलत राम कॉलेज में सिर्फ एक एडहॉक टीचर के फीडबैक पे जाएंगे विच इज कमिंग फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और जो एक्टिविस्ट है, बाकी टीचर्स क्यों नहीं, परमानेंट टीचर्स का क्यों नहीं, अदर वेज में बहुत सारी ऐसी चीजें मेरे भी दिमाग में आई हैं जो चीजें मुझे हर्ट करी हैं बहुत इस लेवल पे, क्योंकि इन चीजों ने मुझे मेंटल स्ट्रेन बहुत ज्यादा पहुंचाया। इट्स ऑलमोस्ट, आप देखें 10 अगस्त से आज 5 सितंबर हो चुका है, 1 महीना होने को आ गया, कुछ भी क्लैरिटी मेरे सामने नहीं है, मेरे साथ कुछ भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। तो सारी पिक्चर जो है मेरे सामने ब्लर है। मैंने बहुत बड़ी कोशिश भी की कि कोई मेरे साथ डायरेक्ट बात करे, डूटा भी बहुत बार जा चुके हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आ रहा। और उसके ऊपर ब्लेम्स, जब उन्होंने लास्ट टाइम ये कहा कि फिर वो आगे से तर्क देते हैं कि एक्टिविज्म जो है, तो मैंने कहा मैम इज इट रिलेटेड टू समथिंग माय एक्टिविज्म, शी इज लाइक एक्टिविज्म इस कॉलेज में नहीं चलेगा, एक्टिविज्म से मेरे कॉलेज का नाम खराब होता है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें इस तरह की बातें कि अगर आपको एक्टिविज्म करना है प्रोटोकॉल के अंदर नहीं है, आप कॉलेज छोड़ सकते हैं,
और बाहर जाके अपना एक्टिविज्म करें। और मैंने सब कुछ देखा है और मुझे सब कुछ पता है कि आप क्या करती हैं, इस चीज से मेरे कॉलेज का नाम खराब होता है। तो मुझे ये चीज बहुत शॉकिंग लगी कि ऐसा मैंने क्या किया है, क्योंकि एक होता ना आपको छिप छिपा कर रहे हैं, जब सब कुछ आपका पब्लिक में है और आप सच बोलते हैं तो आपको किसी चीज को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने उनको उसी समय पूछा कि मैम, आई टॉक अबाउट ऑन द इश्यूज ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। अगर मैं अपने लोगों के हित के बारे में बात करती हूँ, अगर दलित कम्युनिटी या मार्जिनलाइज एससी एसटी ओबीसी के हकों की बात करती हूँ, उनके बारे में बात करती हूँ, तो मैं कुछ गलत कर रही हूँ। शी इज लाइक, व्हाट डू यू मीन बाय बात कर रही हो, देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारे तरीके होते हैं बात के। हाँ बोलिए बोलिए, आप कुछ बोलिए। नहीं सर, आपने क्योंकि 3 चीजें मेंशन की, सॉरी रितु मैंने आपको बीच में रोक रही हूँ। आपने एक बात की मानसिक तनाव, क्योंकि 10 अगस्त को ये बात हुई थी और आज 5 सितंबर हो गया, लगभग 1 महीना होने को आया, आप उससे जूझ रही हैं और आपको कोई क्लैरिटी नहीं है। एक आपने कहा लाइव्स और लाइवलीहुड, ये दोनों का बात की। और एक आपने जो बात की जो मुझे थोड़ी स्ट्राइक करी, आपने कहा उनने कहा नाम खराब होता है और ये भाषणबाजी वो नहीं है। ये एक तो बहुत ही सामंती लैंग्वेज है। इस पे मैं आपसे वापस आऊंगी इन तीनों चीजों पे, क्योंकि आप साइकोलॉजी की प्रोफेसर आप पढ़ी हैं और आप पढ़ाती थी, तो मैं मानसिक तनाव वाली बात पे आप पे फिर से आऊंगी। उससे पहले डॉक्टर यादव, आप लगातार डॉक्टर रितु के साथ सॉलिडारिटी में खड़े हैं और इस मुद्दे पे भी बोल रहे हैं, और इसी मुद्दे से आपने ब्रॉडर जो डेटा है उसको भी सामने रखते हुए जो प्रोफेसर्स में जो हालात हैं पिछड़ी कम्युनिटीज के, दलित, आदिवासी, पसंदाज, ओबीसी सबके, उसके बारे में आपने लिखा है। आप मुझे थोड़ा अपने पर्सपेक्टिव से बताएंगे कि आप इस पे क्या कहते हैं और ब्रॉडली आपने क्या होते हुए देखा इसी ऐसे मुद्दों में। शुक्रिया सौम्या जी। ऋतु के साथ जो हो रहा है और जिस पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं इस मसले पर, और आज का जो विषय है शिक्षा के हालात क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है और उसमें सामाजिक न्याय की स्थिति क्या है, और आज का दिन भी अहम है। देश मनाता है शिक्षक दिवस के रूप में। आज मैं इस विश्वविद्यालय में 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक प्रतिष्ठित कॉलेज है, यहाँ तमाम तरह के लोग हैं। लगभग 80 कॉलेज में 10,000 टीचर के तकरीबन काम कर रहे हैं। 10,000 से आंकड़ा आगे पीछे हुआ है, जिनमें 5,000 टीचर आज की डेट में एडहॉक पर काम कर रहे हैं, जिसमें हम हैं। हर कॉलेज में कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें 1 या 2 परमानेंट टीचर है, बाकी सब एडहॉक। जी, एडहॉक पर काम करने का मतलब ये होता है कि हम परमानेंट नहीं हैं, हम 4 महीने के रिचार्ज कूपन पर रिचार्ज किए जाते हैं और छुट्टियों में हमें पता नहीं होता है कि हम क्या हैं क्या नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टीचर्स के लिए एक नौकरी की शर्तें बनाती है, लेकिन एक ही शर्त पर अप्लाई करके शिक्षक बनने की काबिलियत रखने वाले, एक ही डिग्री को लेकर के बैठे, एक ही तरह का विषय पढ़ाने वाले, उसी कॉलेज उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले, उन्हीं बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर एक नहीं होते। इन टीचर्स में बहुत फर्क है। एक टीचर वो है जिसे पता ही नहीं कि अगले लम्हे, अगले पल, अगले दिन या अगली क्लास में वो टीचर बचेगा या नहीं बचेगा। इसलिए उसकी शर्तें अलग होती हैं, या साबित करने के लिए कि आप सही सो कॉल्ड अच्छे टीचर हैं या नहीं है। और इस कंडीशन में दिल्ली विश्वविद्यालय में अकेले लगभग 5,000 एडहॉक टीचर काम कर रहे हैं, और इन 5,000 एडहॉक टीचर को 4 महीने के रिचार्ज कूपन पर इसलिए रखा जाता है ताकि मन मुताबिक यह रहें, जो सिस्टम चाहता है वो ये बोलें, सत्ता के खिलाफ न बोलें, और अगर जरूरत पड़े तो किसी प्रिंसिपल, किसी प्रोफेसर, किसी टीचर इंचार्ज के रिश्ते का, उसके दोस्त का, उसका अपना रिसर्च स्कॉलर अगर उसे नौकरी देनी है तो एक एडहॉक टीचर को हटा दें, अपने मनपसंद को वहां ज्वाइन। तो एक तीर से कितने सारे निशाने साधे जाते हैं। शिक्षक वह तबका है जिस पर एस्मा लागू नहीं होता, यानी यह तबका ब्यूरोक्रेसी की तरह
उन शर्तों से बंधा हुआ नहीं है कि वह सरकार की आलोचना कर सकता है या नहीं कर सकता। इस पॉइंट को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। शिक्षक के पेशे को स्वायत्त रखा गया है, ऑटोनॉमस रखा जाता है हर कैंपस को, हर इंस्टीट्यूट को, ताकि वो अपना सिलेबस बनाए। एक विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाया जाएगा ये उस विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल तय करती है। एक शिक्षक क्या पढ़ाए इसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती। शिक्षक को स्वायत्त रखा गया है कि यह कहते हुए कि आप समाज के आईना हैं, इस देश को जैसा होना चाहिए। शायद सॉरी, ये फिलहाल आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन पा रही हूँ। एक सेकेंड, मैं एक बार मैं क्या हम रेडी हैं बात करने के लिए? जी दर्शकों हमें 10 सेकेंड दीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वापस से विजुअल आपके पास ले पाएं। बीच में इंटरनेट का कुछ दिक्कत हो गई थी। जी जी लक्ष्मण बोलिए। जी, तो ये जो बात मैं कह रहा था स्वायत्तता वाली, इसका इस पूरे पेशे की बनावट ही ऐसी है कि उसे एक लोकतांत्रिक देश में हर तरह की पाबंदियों से आजाद रखा गया है। तो इसलिए आजाद रखा गया है कि वो मूल्यांकन करे कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारी राजनीति, हमारे अकादमिक इंस्टीट्यूशन, हमारी आने वाली पीढ़ियां ये जिस दिशा में जा रही है वो दिशा ठीक है या नहीं। अब इस तरह के एडहॉक के ऊपर ये पाबंदी लगाई जाने की गुंजाइश होती है कि उस एडहॉक को अदृश्य शर्तों के साथ काम करने को मजबूर किया जाता है। वे अदृश्य शर्तें ये होती हैं कि आप प्रिंसिपल, आप कॉलेज, आप इंस्टीट्यूशन या पॉलिसी मेकिंग में देश में क्या चल रहा है इस पर कोई अपनी राय न रखें। एक परमानेंट टीचर के ऊपर ये शर्तें नहीं होती। एक परमानेंट टीचर का कभी स्टूडेंट फीडबैक नहीं लिया जाता, पात्रता वही है, सब कुछ वही है। और आज दिल्ली विश्वविद्यालय में काम करने वाले ये 5000 टीचर तकरीबन 3 से 4 बार परमानेंट के फॉर्म भर चुके हैं, सारी काबिलियत रखते हैं। इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट देश दुनिया में नाम कर रहे हैं, लेकिन ये परमानेंट टीचर नहीं होंगे क्योंकि पॉलिटिक्स नहीं चाहती है परमानेंट। तो इस पूरे मसले में जब हम देखते हैं तो ऋतु का मसला एक मसला है। हमारे तमाम परिचित, आप कहेंगे वक्त का अभाव है, तो मैं लिखता रहता हूं और सब पब्लिक डोमेन में है। कम से कम कई दर्जन शिक्षक इस सिस्टम से निकाल करके फेंक दिए गए, उनको पूछने वाला कोई नहीं, कहीं उनके पॉलिटिकल एफिलिएशन के चलते, कहीं किसी चीज के चलते। तो ऐसे माहौल में ये बहुत विडंबनापूर्ण है कि हमने पूरे एजुकेशन सिस्टम को कागज पर कुछ रखा है और हकीकत में उसका गला घोटने की कोई कसर छोड़ी नहीं है। और इसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा और महिलाओं के लिए, जिनके लिए ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पहली बार एंट्री की मिली हुई है, उनके लिए ये सारी शर्तें, ये पाबंदियां, ये जंजीरें कई गुना सख्त और इनके कैरियर को तबाह करने वाली। तो डॉक्टर यादव, आपने दो जो बातें कही, एक मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगी, एक एडहॉक वाली जो बात की कि एक स्ट्रक्चरल लेवल पे ही डिटर कर दिया जाता है आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, क्योंकि आप एक रिन्यूअल बेस्ड प्रोसेस में है 4 महीने में, तो कहीं ना कहीं एक इंटरनल सेंसरशिप तो चल ही रही होती है उस इंसान की कि 4 महीने बाद कहीं मेरी किसी वजह से मेरी नौकरी पे असर ना पड़ जाए। माफी, हाँ। तो मैं, एक तो स्ट्रक्चर लेवल की प्रॉब्लम है कि दूसरा आपने नंबर्स जो बताए, 5000 एडहॉक टीचर्स हैं, 5000। मैं एक और डेटा देख रही थी, जो उसमें से एक डेटा आपने भी निकाला है अपनी आरटीआई के थ्रू। एक डेटा तो ये था कि जो आईआईटी आईएम्स हैं उसमें लगभग एससी एसटी ओबीसी फैकल्टी सिर्फ 9% है। सारे आईआईटी आईएम्स ने मिलाकर फैकल्टी लेवल पे सिर्फ 9% एससी एसटी ओबीसी हैं, और कुछ कुछ आईआईटी आईएम में तो नदारद है ऐसी फैकल्टी।
तो ऋतु, मैं डॉक्टर ऋतु आपसे इसी चीज पे बात करूंगी, क्योंकि एडहॉक वाली बात तो स्ट्रक्चरल लेवल पे एक डिटर करती है, और पर क्या ये वाले जो मापदंड है बाकी एडहॉक जो नॉन पिछड़े समुदाय से, जो नॉन दलित हैं, एक सेकंड जी जी, डॉक्टर यादव, आप बताइए कि ये जो मापदंड है जो सामाजिक लेवल का, मुझे लगता है आपने जैसे बताया कि शायद कोई लॉ नहीं है, कोई लीगली बाउंड नहीं है कि आप किस तरह की बातें अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे करें, जो ब्यूरोक्रेट्स बाउंड होते हैं, पर ऐसा टीचर्स के साथ नहीं, उनके पास वो अधिकार है कि वो इस तरह की बातें करें। क्या ये मापदंड आपने नॉन पिछड़ों पे, जैसे हम जिन्हें सवर्ण कहते हैं, सवर्णों पे अप्लाई होते हुए कभी एग्जाम्पल देखा है कि या ये ज्यादातर हमेशा पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, पसंदा के साथ, आदिवासी के साथ, महिलाओं के साथ होता है? एक चीज तो इसमें साफ तौर पर कहना है कि जब एक स्ट्रक्चरल जो सिचुएशन है, उस स्ट्रक्चर में जो भी आएगा वो मारा जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि जितने भी 5000 एडहॉक हैं, उसमें अगर तकरीबन 50% रिजर्व कैटेगरी के लोग, हालांकि है नहीं, लेकिन अगर उनको माना जाए तो 50% तो अपर कास्ट है ना, वो यूआर की कैटेगरी पर पढ़ा रहा है और वो खुद इस पूरी परमानेंट वैकेंसी से बाहर है, एडहॉक होने का शोषण वो भी झेलता है। एक सवर्ण को इस बात का शोषण भी झेलना पड़ता है कि उसी के तबके का एक सवर्ण जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का ज्यादा करीबी है, किसी सांसद विधायक का रिश्तेदार है, किसी प्रोफेसर का रिसर्च स्कॉलर, तो उसके आने पर इस सवर्ण को बाहर कर दिया जाता है, उसे रख दिया जाता है जो किसी पार्टी का, किसी विचारधारा का है। तो स्ट्रक्चर के बेस पर तो है, लेकिन जो सोशल बैकग्राउंड जिनका दलित, पिछड़ा, आदिवासी का है, पसमानदा का है, उनका कोई गॉडफादर इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनली आज तक, जब तक रिजर्वेशन नहीं था, इस एजुकेशन सिस्टम में प्रोफेसर, डीन, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल्स आज तक इस कम्युनिटी के लोग नहीं है। टीचर इंचार्ज एक परमानेंट फैकल्टी पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी का, अगर मैं रेशियो निकालूं, मैं अपने डिपार्टमेंट का एग्जांपल देता हूँ जी, बिल्कुल। मैं पहला एडहॉक हूँ जो रिजर्व कैटेगरी का हूँ, उसके ऊपर एक बैकलॉग की सीट मिली थी एससी की, और 12 लोग थे जब मैं ज्वाइन किया था 10 साल पहले, 12 के 12 अपर कास्ट। तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें इस पूरे जो एडहॉक होने की पीड़ा है, जो कुछ भी बोलने की सजा है, एक्टिविज्म के नाम पर नौकरी से निकाला जाना है, इन सब की सजा को कई गुना ज्यादा झेल रहा है इस कैंपस में आया हुआ एक दलित, पिछड़ा, आदिवासी, और उनमें भी अगर वो महिला है तो वो कई लेवल पर झेल। डॉक्टर ऋतु, तो एडहॉक पे तो जैसे अभी डॉक्टर लक्ष्मण ने भी बताया और आपने भी मेंशन किया, मुझे एक्चुअली जानना है कि ये बताइए कि एज अ महिला, एज अ वुमेन, एक तो ये बताइए कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू फर्स्ट अपने व्यूज रखना इन सारे मुद्दों पे, और जब आप ये व्यूज रखती हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ट्रोल्स भी आते होंगे, हम सब कहीं ना कहीं उसको झेल चुके हैं, उसके बावजूद आप इतनी स्ट्रेंथ से अपनी बात रखती हैं, उस बात को रखने की आपको सजा मिलती है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। इस सब का जो मानसिक तनाव है, एज अ साइकोलॉजी प्रोफेसर, साइकोलॉजी जिसने पढ़ी है, आपने जो झेला है, और आप कैसे अपने स्टूडेंट्स में इन चीजों के बायसेस को किस तरह से देखती हैं और कैसे डील कर पाती है? क्या इज देयर अ वे आउट? क्या हम आगे का कुछ देख पा रहे हैं? ये सिर्फ एक हम लोग एक बबल में रह रहे हैं जहां हम लोगों को लग रहा है, लोग समझ रहे हैं, बट कुछ हो नहीं रहा है? बबल में तो रह रहे हैं, यू वेरी राइट सौम्या, बबल में तो हम हैं, बट यस, मानसिक तनाव जो है वो अब आपको, खैर आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेलिंग, ये मुझे रियलाइज नहीं हुआ था कि कभी मैं इन चीजों को फेस करूंगी इस तरीके से, बिकॉज आई वाज लाइक कि ठीक है, हम सच के साथ खड़े हैं और हम बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक आप पे बीतती नहीं आपको पता नहीं होता, हम दूसरों के लिए देखते थे कि ये सारी चीजें चल रही हैं, और मुझे कुछ कई बार लोग कहते भी रहते थे कि देखो एडहॉक हो, ये मत करो, ऐसे मत बोलो, लेकिन मुझे हमेशा से लगता था कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं कहा, गलत नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस इस तरीके के होंगे कि आपका, जैसे मैंने अभी बताया कि लाइवलीहुड ही सीधा सीधा वो उसको चैलेंज करेंगे।
तो वो चीजें मैंने फेस करी हैं, मैं अपने आप से भी सवाल कर रही हूँ, और खासकर इतने दिन जो मैंने अभी ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 1 महीना हो गया है, 1 महीने में मुझे नहीं लग रहा कि मैंने 10 मिनट भी अपने लिए जीकर देखे हैं या खा कर देखे हैं चैन से, आराम से। आई एम ऑलवेज ऑन फोन एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू द पीपल। कुछ लोग ये भी फोन करके देखिए हमने थोड़ा थोड़ा आपको आगाह किया था, एडहॉक पोजीशन है, बहुत वनरेबल पोजीशन है, प्लस जिस कम्युनिटी से यू आर कमिंग फ्रॉम, इट्स नॉट इजी फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ आई कैन सी द चैलेंजेस। और बीइंग अ साइकोलॉजी टीचर, मैं अगर आपको बताऊं टीचर क्या, मैं अभी स्कॉलर की बात आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये जो चीजें हैं, ये जो स्टिग्मा अराउंड आवर कास्ट आइडेंटिटी, ये जो पूरी चीजें हैं, आप अगर मेरी थीसिस पढ़ेंगी तो उसमें मैं 4 साल पहले सब लिख चुकी हूँ। इट्स नॉट एन इजी जॉब। आपको जो अदरिंग का कॉन्सेप्ट अगर आप समझते हैं ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ अदरिंग, आप जो परसेप्शन है दूसरों के आपको लेकर, आप कभी कभी आप अब आपका नजरिया क्या होता है इस सिस्टम में आकर ना, आप अपने आप को भी उसी नजरिए से देखने लग पड़ते हैं। कई बार आप अपने आप पे खुद भी ऐसा फील होने लगता है कि सच में क्या वाक्य में ऐसा है, वाक्य में क्या ये चीजें जाएंगी, ये चीजें खत्म होंगी। क्योंकि ये जो हमारी कास्ट आइडेंटिटी के अराउंड ये जो अदरिंग की परसेप्शन है हमें लेकर, दैट इज वेरी हार्ड टू ब्रेक। और हम क्या कर रहे हैं ना, वी आर द फर्स्ट जनरेशन जो आज अगर आप मुझे देख रहे हैं इस तरीके से, जितनी हमारी, आप जैसे लक्ष्मण सर ने भी कहा कि कितने ही लोग हैं, आप पूरे यूनिवर्सिटी में ना मुझे डेटा देख के बता दीजिए कितने प्रिंसिपल्स हैं, कितने एचओडीज बने हैं, या कितने इस लेवल पे है कि जितनों का प्रमोशन हुआ है। यू विल सी इट, यू विल। अब मैं अपने वीडियोस में भी यही कहती हूँ कि जुडिशियली लेवल पे अगर आप जाकर देखें तो वहां पे कितने जजेस हैं, कितने लॉयर्स हैं, तो आपको पता चल जाएगा रेशो। तो ऑफकोर्स ये सारी चीजों के साथ वी आर फाइटिंग। एंड अगर हम लोगों की कम्युनिटी में से किसी एक को जॉब मिलती है तो उसका आप समझ रहे हैं मतलब, एक को जॉब मिलना इट्स अ बिग थिंग, बिकॉज वी आर आंसरेबल टू द जनरेशन, टू द कमिंग जनरेशन। हम सब उनको आंसरेबल हैं, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे, हम हक के लिए नहीं लड़ेंगे, हमारे सामने से सब चीजें कट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तो उनका क्या होगा आने वाली जनरेशन का। और हमें किसी ने खैरात नहीं दी है, तो एवरीडे हमारे साथ ये चैलेंजेस होते रहते हैं। तो ये चीजें मुझे बहुत ना बॉदर करती थी एज अ स्टूडेंट लाइफ में, जब मैं चीजें देखती थी, सुनती थी। बहुत फन फील्ड लाइफ था। जब मैं हॉस्टल में आई तो मेरा पीएचडी टॉपिक ऐसा नहीं था, स्टार्टिंग में था कुछ ऐसा ही, माय पीएचडी टॉपिक इज एक्सप्लोरिंग द इमर्जिंग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कास्ट आइडेंटिटी कोलन अ स्टडी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर्स। आप इमेजिन नहीं कर सकते, जो लोग मैं आपके मीडियम के थ्रू ये बताना चाह रही हूँ, जो लोग आज ये सब कर रहे हैं खुले में, जिनको नहीं पता कि हम वो, आई थिंक वो स्टूडेंट फीडबैक का हवाला लेकर जो फीडबैक आप खुद डेलिबरेटली इनवाइट कर रहे हैं, आपके इंटेंशन जो है दैट आई कैन अंडरस्टैंड, आप इनवाइट, क्योंकि आई ऑल्सो हैव प्रूफ्स विद मी, तो आप उन चीजों को मेरे अगेंस्ट लगा रहे हैं। बट सौम्या, इफ यू विल सी, आई वुड रिक्वेस्ट, मैं एक कॉपी भी सोच रही हूँ कि ऑनलाइन रख दूं। अगर आप वो चीज पढ़ेंगी तो उसमें आप स्टिग्मा को पढ़ेंगी, स्टीरियोटाइप को पढ़ेंगी, उसमें आप साइकी पढ़ेंगी, परसेप्शन ऑफ अदर्स पढ़ेंगी, इन सारी चीजों के रिगार्डिंग जो आज मैं फेस कर रही हूँ। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स पे ही स्टडी है, क्वालिटेटिव वर्क है मेरा पूरा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर स्कॉलर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर, सबका डेटा उसमें है, इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स का। जो आज मानसिक तनाव मेरे साथ हो रहा है, वो एवरी डे जीते हैं उसको, एवरी डे उस स्टिग्मा के साथ वो जीते हैं जब कॉलेज के अंदर आते हैं। And that is not easy, and that I am also dealing with it. एक बात लगातार कही जाती है, ये सवर्णों की भाषा में ये बात लगातार आती है कि ये कब तक जाति का रोना रोया जाएगा। एक तो हम बहुत ही प्रॉब्लमैटिक, मतलब मैं क्योंकि आई एम रीडिंग कमेंट्स, तो उनमें से एक कमेंट ये आया है कि ये कब तक ऐसा रोना चलता रहेगा, ये जाति खत्म कर। बोलिए। आपने बहुत एक बात ये भी कही थी, नाम खराब होगा, उनने कहा नाम खराब होगा, भाषणबाजी मत करा करो। हम अभी शो शुरू होने से पहले डॉक्टर यादव बता रहे थे कि कैसे नेतागिरी करते हो तुम, एक इंसल्ट की तरह यूज किया जाता है। और एक बार लगातार कहा जाता है जाति तो है ही नहीं, जाति की बात, जाति तो है ही नहीं। ये जब आपका जाति का जो कैपिटल था, जब वो क्लास कैपिटल बन जाता है, मुझे लगता है शायद सवर्ण वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो डॉक्टर यादव, मुझे इस पे थोड़ा सा एक सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग दीजिए, क्योंकि हमेशा जब पुशबैक आता है एक सवर्णों से ही आता है कि यार क्यों रो रहे हो, ऐसा क्या हो गया, तुम लोग को तो इतना कुछ मिल गया है, तुम्हारे लिए 27, मतलब बहुत सारी चीजें कही जाती है।
हम कैसे इसको ब्रेक कैसे करें, हम पहुंचाए कैसे? और आपका बर्डन नहीं है, या आपका बर्डन नहीं है कि आप ही समझाएं, पर आपके पास अगर कोई अंडरस्टैंडिंग है इसको लेके तो प्लीज बताइए। नहीं, एक चीज तो ये बड़ी दिलचस्प है कि कब तक जाति की बात करेंगे। ये जितने दलित पिछड़े आदिवासी हैं ये बार बार जाति की बात करते हैं। एक जानवर विशेष है जिसके लिए हिंदी में एक शब्द चलता है, वैशाख नंदन। तो वैशाख नंदन का मतलब ये होता है ना कि वो जानवर जब गर्मी में देखता है जमीन चरने के लिए चारा जाता है, तो गर्मी में घासें सूखी रहती हैं, तो थोड़ा सा चारा खा करके देखता है कि ये पूरा मैदान मैंने साफ कर दिया, तो वो गर्मी में बहुत हिष्ट पुष्ट हो जाता है, केवल साइकोलॉजी के चलते। और जब वो बारिश के महीने में बाहर निकलता है तो हर तरफ हरियाली, पूरे दिन घास चरता है, लेकिन वो इस टेंशन में हमेशा दुबला रहता है कि मैं तो कुछ खा ही नहीं पाया। वो उस जानवर का एक नाम है वैशाख नंदन। यह भारतीय समाज की एक विडंबना है कि हम इस तरह की डिबेट आज भी कर रहे हैं। बहुत बचकाने लेवल पर जब देश में राजनीति हो रही हो, जब झूठ राजनीति के सबसे बड़े पायदान पर बैठकर बोला जा रहा हो, जब झूठ मीडिया में बैठकर बोला जा रहा हो, जब झूठ नीतियों के चलते बोला जा रहा हो, तो एक शिक्षक का नैतिक फर्ज है कि वो सच बोले। हम उस पेशे की आत्मा को बचाने के लिए बोलते हैं, जिस पेशे को इस पूरे स्ट्रक्चर में इसीलिए आजाद रखा गया है कि अगर जाति है तो उसके आंकड़ों पर खुलकर बात करिए। और मेरे हिंदी विषय में बताऊं, एक पेपर अलग से पढ़ाया जाता है हिंदी ऑनर्स के, अस्मिता मूलक विमर्श। अस्मिता मूलक विमर्श का मतलब यही है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा और महिलाएं ये हाशिए पर ढकेले गए हैं। ऐसे ही प्रोस्पेक्टिव से हर एक पेपर, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और जो नाम खराब होने की बात कही जाती है, ये वही छद्म नामी लोग हैं, जो लोग नाम की चिंता करते हैं। वो इसी तरह से महिलाओं के ऊपर ये शोषण की बात कही गई ना कि चूल्हे चौके की बात को बाहर मत करो, घर का नाम खराब होगा। आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 300 में एक भी टॉप नहीं है, पूरे दुनिया की रैंकिंग में 300 में नहीं है। आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। नाम आपका है कहाँ बाय द वे, मेरा पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि आपने एक ही तबके की नुमाइंदगी रखी, आपके सोशल स्ट्रक्चर में सब लोग नहीं है, तो आपके विश्वविद्यालय के बात के हुए, ये तो फिर सवर्ण विद्यालय कहिए इसे। तीसरी बात, एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एक पार्टी विशेष का झंडा लेकर के टीवी में दिन रात जहर बो सकता है, वो एक सांस्कृतिक संगठन के विचारक का नाम लेकर के टीवी में दिन रात एक धर्म और संप्रदाय पर जहर उगल सकता है। यहाँ के प्रोफेसर निकल करके पार्टी से राज्यसभा सीट लेकर के चुने जा सकते हैं। एक एडहॉक जो पढ़ता है, जो जीता है, उसे बोल नहीं सकता। उसे अगर वो यूट्यूब चैनल पे बोल रहा है, लिख रहा है, एक महिला अपने हक की बात कर रही है, तो ये कैसे नाम खराब हो गया इंस्टीट्यूशन का? ये सवाल में, ये दरअसल वे तर्क है जो सदियों से इस देश के बहुसंख्यक वंचितों, शोषितों के ऊपर आरोपित करके उनको हाशिए पर ढकेले गए। आपके इंट्रोडक्शन में जिस एकलव्य का जिक्र था, जिस शंभूक के जिक्र की हम बात करते हैं, आज के विश्वविद्यालय, मैं अपने लेखों में कई बार लिख चुका हूं कि ये सामाजिक न्याय की कब्रगाह बन चुके हैं। तो छोटे छोटे दीपक है, ऋतु जैसे या और भी तमाम एक्टिविस्ट जैसे जो लड़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, हम लोग भी उसमें कोशिश कर रहे हैं। बाकी तर्क तो अथाह है, रोकने के कथा है, लेकिन हम उसे इंक्लूसिव बना रहे हैं, हम उसके शिक्षक होने के धर्म को निभा रहे हैं। अगर इसकी सजा मिलती है तो इस देश को सोचना है कि इनके विश्वविद्यालयों को कैसा होना। ये आप दोनों की बातों से मुझे मतलब, क्योंकि एक तो एज अ सवर्ण मेरे को भी ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं आपके साथ एम्पैथाइज कर सकती हूँ, आपकी बात समझ सकती हूँ। मैं ये कभी नहीं समझ पाऊंगी कि आप व्हाट हैव यू लिव्ड थ्रू। तो आई कांट टॉक ओवर, आप जो भी बोलेंगे वो मैं आप ही की बात इसमें मान सकती हूँ। एक बात बताइए डॉक्टर रितु, एक दो मिथ हैं
जो एक दो नहीं 4-5 मिथ हैं, बट दो मिथ जो मुझे याद आते हैं जो बार बार कहे जाते हैं। एक तो ये कहा जाता है कि ऐसा मतलब हम तो प्रैक्टिस नहीं करते हैं कास्ट, हमने तो कुछ नहीं किया, हम जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो एक इंसान होता है जैसे फॉर एग्जांपल एक सवर्ण है, वो इतना उसको लगता है कि उसने इतनी मेहनत करी है और वो एक जगह पहुंचा है तो अपने आप को एंटाइटल्ड मानता है। जब वो अपने आप को एंटाइटल्ड मानता है किसी चीज को लेके तो उसको लगता है कि जब मैंने इतनी मेहनत करी है कोट अनकोट, वो मेहनत और मेरिट को हमेशा ये मानता है कि उसमें कहीं भी उसकी जाति का, उसके बैकग्राउंड का, उसके सोशल कैपिटल का कोई रोल ही नहीं है। तो क्या हमारी यूनिवर्सिटीज कोई भी तरह के ऐसे कोर्सेज लाने की कोशिश कर रही है किसी भी लेवल पे, स्ट्रक्चरल लेवल पे, कि ताकि बच्चे एटलीस्ट सोचें इसके बारे में, बात करें, या फिर हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे इसके बारे में बात करते रहेंगे? डिस्कोर्स क्या आपकी यूनिवर्सिटीज के लेक्चर्स में, एक कोर्स में प्रेजेंट है कि नहीं है? आई डोंट थिंक सो कि उस लेवल पे प्रेजेंट है जिस लेवल पे होना चाहिए, और अगर हो तो ये जो एक टीवी मीडिया के थ्रू, जैसे लक्ष्मण सर ने भी कहा, ये जो एक मिथ फैलाया जा रहा है क्योंकि चैनल्स के थ्रू, या जो नेतागण बोलते हैं, या जो लोग ऊपर के लेवल पे बैठे हैं, वो नहीं होता, क्योंकि लोग एक्चुअली इस चीज के बारे में ना बात करने से भी डरते हैं। जब मैंने अपना काम करना शुरू किया था तो मुझे कुछ लोग कहते थे, ओहो इतना कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, ये तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, कैसे करोगे, ये इट्स नॉट ईजी। कास्ट के बारे में, कास्ट का नाम सुनते ही कुछ लोग साइडलाइन लेके निकलने लग पड़ते हैं, रास्ता लेके निकलने। तो ऐसा नहीं है। आई थिंक जो टीचर इन चीजों को पढ़ाते हैं, जैसे मेरे कुछ नोन में है कुछ टीचर, वो जैसे कॉलेज में अंबेडकर के बारे में पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ाते हैं, बट व्हाट शुड आई से, इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स बच्चों का निकल के नहीं आता है। जो बच्चे समझते हैं वो सवाल करते हैं, उनके मिथ्स भी टूटते हैं, लेकिन जब ऊपर के लेवल पे आप इस चीज को छेड़ोगे नहीं, अगर आप बात करोगे तो आप पे ये एलिगेशंस लगा दिए जाएंगे, झूठे एलिगेशंस, कि ये क्लास में जाति की बात करते हैं, ये क्लास में भाषणबाजियां चलती हैं, जातिगत चीजों की बात करते हैं, तो वो चीजें, सब मान्यताएं कैसे आएगी? दूसरा सवाल क्या था सौम्य आपका? मैं ये पूछ रही थी कि जो डिस्कोर्स का तो मैंने पूछा, आई एम सॉरी आई आल्सो फॉरगॉट। मैं ये बोल रही थी कि एक्सेप्ट फॉर द कोर्सेज, इस चीज को बात करने के लिए क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावा सारा बर्डन एक तो आप लोगों पे डाल दिया जाता है? आप बताइए क्यों आपको जाति का आरक्षण मिले? भाई सबसे पहले जाति आपने प्रैक्टिस करी है, सवर्णों से मेरा सवाल रहता है इसमें, फिर प्रैक्टिस आपने, हाँ सॉरी बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे डॉक्टर? मैंने इसका ना एक बारी क्या हुआ था, मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। जी बिल्कुल। आई डोंट नो कितना आपके मुद्दे से रिलेटेड आएगा, आप जो समझ पाए निकाल लीजिएगा। जी, क्लास में एक बारी क्या हुआ था कि बच्चा, मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ा रही थी, तो कोई बच्चा मुझसे पूछता है, मैंने सबको अपना वाक्य बताया स्ट्रेस मैनेजमेंट का, क्योंकि साइकोलॉजी की टीचर हूँ, एक कोर्स था मेरे पास स्किल एनहांसमेंट का, तो मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट बच्चों को पढ़ा रही थी। तो मैंने बोला कि मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ था, तो मुझे उस लेवल पे स्ट्रेस हुआ था। चलो आप लोग बताओ आपकी लाइफ के स्ट्रेस क्या है, किस किस चीजों से आप गुजरे। एक बच्चा मुझे बोलता है कि मैम मेरी तो फूटी किस्मत थी, एक लड़की थी एससी सड़ी हुई, उसका हो गया उस कॉलेज में, मेरा नहीं हुआ। अब सोचिए उस सिचुएशन पे एक टीचर खड़ा है, वो क्या जवाब देगा? बट बीइंग अ साइकोलॉजी टीचर, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने स्टूडेंट को जाके, प्लस मेरा रिसर्च उसमें रहा है, मैं अपने स्टूडेंट को ये ना समझ के कि इस बच्चे ने अटैक किया है, या इस बच्चे ने ऐसे क्वेश्चन पूछा, या ये जातिगत सवाल है, या ऐसे कैसे कह दिया, आई एम नॉट दैट मोरॉन, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं। मैंने उस बच्चे को एक एग्जाम्पल दिया और उसको बाद में कहा कि अगर समझ आए तो मुझे कल आके जरूर बताना। मैंने ब्लैक बोर्ड पे अपने पीछे, ब्लैक बोर्ड पे एक छोटा पतला बच्चा बनाया और उसके पीछे उसकी सारी जनरेशन पतली पतली माल न्यूट्रिशन का शिकार बना दिया, और एक मोटा सा बच्चा बनाया और उस मोटे बच्चे का सारा खानदान मोटा बना दिया। और मैंने उस बच्चे को कहा कि अब ये एक लाइन है, तो देख रहे हैं आप मेरे पीछे, मैंने एक लाइन खींच दी, मैंने कहा ये एक लाइन है रेस की। अब तुम्हें क्या लगता है कि अगर इस बच्चे को मैं यहाँ भेजूं, इस माल न्यूट्रिशन के शिकार को, और ये एक मोटा बच्चे को भेजूं, मोटा एज इन हेल्दी बच्चा, तो तुम्हें क्या लगता है फर्स्ट कौन आएगा इसमें से? और वो कंफ्यूज होगी, उसने कहा कि मैम डेफिनेटली जो हेल्दी बच्चा है वो फर्स्ट आएगा। मैंने कहा मान लो 100 मीटर या 1000 मीटर जो भी रिले है, कोई भी रेस है, कौन फर्स्ट आएगा? जब मैंने वो ब्लैक बोर्ड पे लाइन खींची और उसके बाद मैंने कहा चलो बच्चे, कहती मैम ये वाला। मैंने कहा अच्छा, एक और अपॉर्चुनिटी मैं देती हूँ कि तुम्हारे हाथ में एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है, अवसर है खाना देने का, बेसिक, क्योंकि बच्चों को आप उसी लेवल पे समझाओगे ना, जाके छोटे बच्चे हैं। तो मैंने कहा तुम किसको दोगी दोनों में से? तो उसने, बच्चे ने पलट के जवाब दिया मैम इस मोटे बच्चे को नहीं, इस पतले बच्चे को।
मैंने कहा क्यों दोगी? क्योंकि मैम ये न्यूट्रिशन का शिकार है, इसकी जो जनरेशन है वो भी बहुत पतली है और ये बच्चा खाएगा तो हेल्दी होगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको और एक्सप्लेन किया कि तुम्हारे दिमाग में एक सोच है कि ये जो बच्चा कुपोषण का, मालन्यूट्रिशन का मरीज है, तुम इसको खाना दोगी तो ये हेल्दी हो जाएगा। तो इसकी जनरेशन में ये पहला बच्चा ऐसा है जिसको हमने लाइन पे खड़ा किया और इन दोनों बच्चों में फर्क तुम्हें दिख गया विजुअली कि एक बहुत मोटा, उसकी जनरेशन बहुत मोटी, एक बहुत पतला उसकी जनरेशन, और तुमने खाना दिया। अब तुम क्या करोगी? उस बच्चे को समझ में नहीं आया, वो बड़बड़ाने लगा यहाँ वहां कुछ भी। मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि बच्चे, जैसे आपने कहा कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी फूड देने की, तो मैं मोटे बच्चे को नहीं पतले बच्चे को दूंगी ताकि वो फूड खाए और वो भी उतना हेल्दी हो कि वो जब रेस की लाइन में जाए तो आपने दोनों को छोड़ दिया जाने के लिए। अब आपने जब दोनों को बराबरी की लाइन में एक अवसर में इक्वल स्टेज पे छोड़ दिया तो दोनों बच्चों पे है कैसा परफॉर्म करना है। तो आप समझ रहे हैं मेरी एग्जाम्पल को? तो मैंने उस बच्चे को कहा कि अब घर जाकर आप सोचना, आप इस बारे में सोचना, हो सकता है ये एग्जाम्पल जो आपके अंदर स्ट्रेस है, मानसिक तनाव है, कि आपका नहीं हुआ उसका हो गया और आपको बहुत बुरा लगा कि मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने बहुत पढ़ा था, उस बच्चे के अंदर कोई पोटेंशियल नहीं था, सिर्फ वो उस कम्युनिटी से आती थी, उसके पास सर्टिफिकेट था और उसका हो गया। आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये क्या है। बराबरी की सीमा जब लाइन आप खींचेंगे उसके बाद ही तो आपका मेरिट प्रूव होगा ना। आप पहले बराबरी की लाइन में तो लेकर आइए। जब आप बराबरी की लाइन से किक आउट कर देंगे, आने ही नहीं देंगे, जिनकी जनरेशन के पास कुछ नहीं है, जनरेशन आप देखेंगे तो आज क्या है, अगर आप वाइडर लेवल पे देखें, मानसिक तनाव की भी आपने बात करी, क्यों ना होगा मेरे जैसे इंसान को भी मानसिक तनाव। पीछे देखेंगे तो क्या है, इसके दाद बाबा के पास बिजनेस है, प्रॉपर्टीज है, लैंड है, रिसोर्सेज है, जमीनें हैं, नथिंग इज देयर। तो वी ओनली ऑप्शन वी हैव इज एजुकेशन, एकेडमिक्स, जहां पे गवर्नमेंट सर्विसेज, वेयर वी गेट दैट लाइन टू स्टैंड। आफ्टर दैट हम मेहनत करते हैं, हमारे नंबर ज्यादा आते हैं, आफ्टर दैट इट्स अप टू अस हाउ वी परफॉर्म। सो दिस इज द नैरेटिव। अगर हम एक इस तरह का डिस्कोर्स एक चलाएं, ना कि जो मीडिया में दिखाया जाता, अगर इस तरह की बातें हम कॉलेज में बच्चों को पढ़ाएं, समझाएं, तो ये चीजें बहुत टाइम नहीं लगेगा टूटने में। बट पीपल डेलिबरेटली डोंट वांट टू डू दिस। वो चाहते ही नहीं है इस तरह का विमर्श, इस तरह का डिबेट डिस्कोर्स पैदा हो, क्योंकि ये सब अपनी सुविधा के लिए है, क्योंकि ये सब मेंटेन रहेगा, ये हायरार्की, ये हेजीमनी मेंटेन रहेगी तो लोगों को बहुत आसान रहेगा इस पे अपनी डोमिनेशन करने के लिए। जी, दैट वाज ब्यूटीफुल। मतलब इस तरह से जो समझाया डॉक्टर रितु, आई होप जो दर्शक देख रहे हैं और जो बोल रहे हैं कि जाति का रोना कब तक चलेगा, वो ये समझे कि पहली बात कि जाति का डिस्कोर्स या फेमिनिज्म का डिस्कोर्स बहुत नया है, बहुत लेटेस्ट है। हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में इट इज मात्र 50 या 60 इयर्स ओल्ड। तो ये जो कहना है 5000 इयर्स की हिस्ट्री में 50-60 इयर्स ओल्ड डिस्कोर्स के लिए कि कब तक चलेगा, प्लीज आपको सोचना चाहिए रिलेटिवली। एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल वे ऑफ पुटिंग जो डॉक्टर रितु ने बताया कि एक है जिनके पास सारा कैपिटल है, उनने उसको हेल्थ की तरह बताया, सारा कैपिटल है, एजुकेशन कैपिटल, लैंड कैपिटल, धन का कैपिटल, सोशल कैपिटल, नेटवर्क कैपिटल, और वो उस लाइन में बहुत लोग हैं। और एक है जिनके पास वो कैपिटल नहीं रहा है। उस कैपिटल को कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे? जब तक रीडिस्ट्रीब्यूट करके एक समान लाइन पे नहीं लाओगे, एक अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट करोगे, हो सकता है हम आगे बढ़ ना पाए। मेरा लास्ट सवाल आप दोनों के लिए है, क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी हो रही है। मुझे डॉक्टर लक्ष्मण एक बात बताइए कि एक किताब है जिसको हम सब रेफर करते हैं, बहुत बार बोलते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। हम उसको, बहुत जरूरी है उसके बारे में बात करना। एक्चुअली में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है क्या? मतलब क्योंकि हमारे शो का नाम है जात ना जात, तो ये जाति जाने का जो प्रोसेस है, जो एनिहिलेशन का प्रोसेस डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं, वो एग्जैक्टली उसको हम, उसे आप अगर थोड़ा बता सके ब्रीफली, वो है क्या, ताकि हम लोग, जो लोग ये बात नहीं समझते हैं, जिन्हें झेला नहीं है, वो एटलीस्ट ये जान पाए कि वो ब्रॉडली है क्या। ऐसे तो जिस बात को लेकर के हजारों पन्ने, लाखों पन्ने लिखे गए हो, सालों तक संघर्ष किया गया हो, उन्हें चंद शब्दों में एक आध मिनट में कह पाना बहुत मुश्किल है। बावजूद मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर हो या आज एक बहुत बड़े नायक का दिन है, बाबू जगदेव प्रसाद, बिहार लेनिन कहे जाते थे, जिन्होंने कहा कि अगर भारत में मार्क्स और लेनिन पैदा हुए होते तो जाति के संघर्ष को ही वो वर्ग संघर्ष की संज्ञा देते और असली लड़ाई भारत में कम्युनिज्म लाने की, जाति के खत्म करने से होगी। और ये सारी चीजें तो एक बहुत बड़ी विरासत है जो जाति के खिलाफ लड़ती रही है। दिक्कत क्या है कि जिस एंगल से खड़े होकर के हम जाति को देखते हैं वो हमारी अपनी आइडेंटिटी की एंगल होती है। तो हमें क्या जाति के नाम पर फायदे हुए हैं
उस कल्चरल कैपिटल को कई बार हम निगेट करते हैं और केवल ये देखते हैं कि आज हम 2000 में 1990 में हमारा जन्म हुआ तो दुनिया इसी दिन बनी। ना हमने जातिवाद किया, ना हमने किसी के साथ भेदभाव किया, तो जाति के नाम पर रिजर्वेशन क्यों? तो अतीत की समझ, इतिहास की समझ को कुंद किया जा रहा है। ये दौर वही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दौर है, ताकि शिक्षा बर्बाद की जाए कि आप अतीत से कट जाइए। लेकिन अगर हम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करेंगे तो हाँ, ये जो तबका है ना, जो अतीत से कटा हुआ है, जो पबजी वाला तबका है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला तबका है, ये कहता है कि हम तो एक थाली में बैठकर खाते हैं भाई, जाति हम मानते नहीं। तो ये सारे लोग शादियां अपने नस्ल में करते हैं, अपने गोत्र में करते हैं। उसके बाद सारी रिश्तेदारी उनकी जाति से होती है। एक अंतर जाति विवाह करके देख लें कितना जाति टूटी है उनके घर, पता चल जाएगा। उनको इंटरव्यू में नंबर कितना मिलता है, एडहॉक होते हुए उनको क्या क्या झेलना पड़ता है, और वहां से लेकर के एक नॉर्मल रूटीन में अगर वो एक ही काम करेगा तो उसको कल्चरल कैपिटल कहेगी कि तुम दलित पिछड़े हो, तो तुम्हें साबित करना होगा उन शर्तों पर जिनको एक सवर्ण को साबित नहीं करना होगा। ये अदृश्य शर्तें होती हैं। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर मेरी आखिरी वाक्य मेरा हमेशा ये रहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर हो या तमाम लोग हो, उनका पहला स्टेप ये था कि हम कास्ट के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको मिटा करके एक ऐसी सोसाइटी पहले बनाए जहां जाति के नाम पर किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न हो, किसी को विशेषाधिकार और किसी को अवसरों को छीना जाना न हो। अपने आप सारी जातियां बराबर होंगी जब जल जंगल जमीन की हिस्सेदारी जाति के नाम पर तय न हो, संसाधनों का वितरण जाति के नाम पर तय न हो, सब बराबर होंगे तो आरक्षण तो अपने आप खत्म हो जाएगा। आरक्षण तो बहुत छोटी सी चीज है, आरक्षण तो कोई चीज ही नहीं है जिस पर डिबेट होनी चाहिए। उसके बाद ये सोसाइटी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की तरफ बढ़ेगी। न जाति के नाम पर किसी को प्रिविलेज मिलेगा, न किसी का डिस्क्रिमिनेशन होगा। अपने आप ये सोसाइटी एनिहिलेट कर देगी इस पूरे कास्ट सिस्टम को। उस दिशा में अगर नहीं जाएंगे तो हम हमेशा जाति शब्द से यूं ही चिढ़ते रहेंगे और भीतर भीतर उसके सारे प्रिविलेज जज्ब करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बेहतरीन। आरक्षण पे डिबेट मत कीजिए, जाति पे बात कीजिए, जाति को समझिए, बहुत जरूरी है, उससे आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर रितु, आपकी, क्योंकि आप अपने मुद्दे के प्लीज उसके साथ इस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को जोड़ते हुए अपनी आखिरी बात कहिए। जी, वैसे तो लक्ष्मण सर ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया, उसमें मेरा मुद्दा भी कवर हो गया। बट यही कहना चाहूंगी, जैसे लक्ष्मण सर भी कह रहे हैं कि जो आज चीजें फेस करने को मिल रही हैं, इसका अगर आप वाइडर पिक्चर देखें, जो मेरे नोटिस में भी बहुत टाइम से आ रही थी, कॉलेज के अंदर रहते हुए भी मैं फील कर पा रही थी, कुछ ऐसे बिहेवियर, कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे फील होता था, लेकिन मैं अपने ऊपर वो चीजें हावी नहीं होना देना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था मेरा पोटेंशियल क्या है, मैं किस रास्ते जा रही हूँ। आई ऑलवेज हैव दिस थिंग इन मी कि मैं आई एम डूइंग राइट, और मेरे अंदर वो पोटेंशियल, वो एबिलिटी पढ़कर समझकर वो चीज है दैट आई कैन ऑलवेज फाइट दीज थिंग्स, एंड आई थिंक आज मैं फाइट कर रही हूँ उन चीजों को। लेकिन यस, एनहिलेशन ऑफ कास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अनडिलीवर्ड स्पीच थी बाबा साहेब की, जो लक्ष्मण सर ने कहा कि बहुत रिजर्वेशन से हमें कोई, वो जिस तरह से लोग रिजर्वेशन को कई बार, अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, फुल सी ट्रोलर्स देयर सेइंग भीख है, ये है, वो है। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये भीख। अगर वो सारी चीजें जिनकी अभी लक्ष्मण सर ने बात करी, वो सारे संसाधन में इक्वालिटी होती, वो सारे संसाधन हमारे पास होते, सबके पास होते। जो जो लोग आज अगर आप देखेंगे तो गटर में कौन उतरता है, मैनुअल स्कैवेंजरिंग में सबसे ज्यादा लोग कौन है, किनके लोग, जो भी रिसेंट एग्जांपल था, जो भी बेघर होके, जब ये कोरोना पैंडेमिक का टाइम था, जो लोग सड़कों पे चल के जा रहे थे, वो कौन थे? कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं खाना खिलाती हूँ रास्ते में शाम को, गरीब लोग। वो लोग कौन है? उनसे उनकी जाति, उनसे अगर बात भी करेंगे तो उनको ये कहेंगे कि मकान मालिक ने रहने नहीं दिया, ये जाति है। ये जाति जो है ना, ये कभी नहीं जाति, शायद आपने वो टेक्स्ट भी पढ़ा होगा, ये वो एक ऐसी चीज है, जिस दिन ये जाति चली जाएगी ना, जिस दिन एक एक्सेप्टेंस आ जाएगी, उस दिन रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं होगी। जिस दिन संसाधन, जिस दिन इक्वालिटी, जिस दिन शेयर हो जाएगा, जो वो देना नहीं चाहते, और अगर वो भी नहीं देना चाहते और ये भी लेना चाहते हैं, तो ये तबका जो है जिसकी 85% पूरी पॉपुलेशन है, अगर आप ओवरऑल देखेंगे, वो कहाँ जाएगा? ये दोबारा वर्ण आश्रम लाने की जो एक मनुवादी विचारधारा है, दैट उसी के विरोध में हम बोलते हैं, और इसीलिए हम अखरते हैं, और डेफिनेटली हम बोलते रहेंगे, क्योंकि वो हम होने नहीं देंगे। दैट्स ऑल।
अच्छा, एक पॉइंट, बस एक लाइन जोड़ना जी था बिल्कुल सौम्या। जी। जैसे हम जब ये कहते हैं ना कि जाति खत्म हो जाए, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ कि कब आप खत्म करना चाहते हैं? तब हाँ, जब एक इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, 97% जॉब तो प्राइवेटाइज हो चुकी है जहां कोई रिजर्वेशन नहीं है। 97% सेक्टर ऐसा है जहां पर कोई डेटा नहीं है आपके पास। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और आज का टॉपिक भी यही था, शिक्षा से जुड़ा हुआ। तो किस लम्हे आप जाति खत्म करना चाहते हैं? जब ओबीसी प्रोफेसर पूरे देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 9 हैं, जब 94% शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर की सीटें वैकेंट हैं, जब 96% एसटी की सीटें वैकेंट हैं, क्या आप उसी समय चाहते हैं जाति खत्म हो जाए ताकि ये पहचान भी मिट जाए कि इन सब पर संस्थाओं पर कब्जा किसका है? तो ये आज के सवाल इससे जुड़ते हैं। एक बार जाति जनगणना कराइए, 1931 से कभी हुई नहीं है। एकदम इक्वल रिसोर्सेस, सब कुछ डेटा सामने रखिए, जितनी पॉपुलेशन जिसकी है, लैंड किसके पास है, एजुकेशन किसके पास है, एम्प्लॉयमेंट किसके पास है। फिर उसके बाद आपसे पहले और सवर्णों के बीच से कभी ये आंदोलन नहीं शुरू हुआ जाति खत्म करने का। अरे जो जाति के नाम पर मारे गए ना, वही सबसे पहले कहते हैं जाति खत्म करनी है, हमें जाति के विहीन समाज बनाना है। लेकिन तब जब जाति के नाम पर भेदभाव हम खत्म कर लेंगे, जाति की खत्म कर लेंगे। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोलूंगी। ये दोनों प्लीज इनके सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो करें, इनको फेसबुक पे जो लिखते पढ़ते हैं उसको देखिए, क्योंकि इनसे बेहतर इस बारे में कोई नहीं बोल सकता एट दिस पॉइंट। एंड माफीनामा डॉक्टर ऋतु आपको कि आप जिस दौर से गुजर रही है, हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड हैप्पी टीचर्स डे टू बोथ ऑफ यू। आप लोग जो आपके श्रम, आपके ज्ञान और आप जो जिज्ञासा पैदा करते आ रहे हैं ताकि तमाम मुद्दों पे बात हो सके, उस सबके लिए थैंक यू। थैंक यू दर्शकों को। हम अगले हफ्ते में फिर मिलेंगे जात ना जात के एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। और कल हम रात को डॉक्टर योगेंद्र यादव, प्रोफेसर योगेंद्र यादव के साथ बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच में हमसे जुड़िए। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बात करते हैं। शुक्रिया। थैंक यू।